हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने प्रैक्टिस और जो है टॉपिक वाइज चीज़ों को बढ़िया व्यवस्थित देख लिया। आज ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है, इसके माध्यम से हम सारी चीज़ों को देखने समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में अभी तक आए हैं। और ये वीडियो शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है और इससे संबंधित जो भी पीडीएफ होता है, जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट होता है, आप चाहते हैं अगर उसको प्राप्त करना तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सब कुछ यहाँ पर देखिए तो ये सप्ताह में 3 मूल्यांकन टेस्ट होता है और सब कुछ लिखा हुआ मटेरियल, करंट अफेयर की जो रेगुलर बेसिस पर क्विजेस अभी हम क्लास करना शुरू करने जा रहे हैं, तो सब कुछ आपको वहां पर उसका पीडीएफ, सब कुछ आपको टेस्ट, सारा मटेरियल मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता था? तो देखें ध्यान से, हमने इसको आप लोगों को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहां पर इसको अध्ययन नहीं किया था, तो जो चीजें जो वहां पर इंपॉर्टेंट थी उनको हमने कवर किया। उनसे संबंधित जो बच रही हैं इंपॉर्टेंट चीजें, उनको हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कर ले रहे हैं। तो आपके लिए ये समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना ऐसी चीजों को हम देने का प्रयास कर रहे हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है। अगर आप इनको इतना तैयार कर लेंगे तो कहीं से और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, जौ, चना, चावल और गेहूं, इनमें से आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प भैया ये यव, जिनको जौ, ठीक है, यव जव, तो आप इससे इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, कृषि वैदिक काल के आर्यों का व्यवसाय था और शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख है। ठीक है, और यहाँ पर बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित? आप जानते हैं यज्ञ कर्मकांड, ठीक है, और इसमें देखें अर्धवायु, ब्रह्मा, होता और उद्गाता। मैंने बताया था जब इसका अध्ययन कराया था तो उस दौरान हमने बताया था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है यह है अर्धवायु। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो चारों हमारे वेद हैं उनमें जो है ऋजु, साम, यजुर और अथर्ववेद है, इनके जो पुरोहित हैं, ज्ञाता हैं, उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर पुरोहित को जो ऋग्वेद के होते हैं उनको होता या होत्र बुलाया जाता है। ठीक है, साम वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको उद्गाता बुलाया जाता है, संगीत से संबंधित है। ठीक है, और उसके बाद यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको अर्धवायु के रूप में बुलाया जाता है। ठीक है, और यजुर्वेद कर्मकांडों से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर इसको जान। अथर्ववेद में अनेक मायावादी जो शक्तियाँ थी, उनके बचाव, जादू टोना, इससे संबंधित है। तो उस गायक है, जो गायन करता है, जो पुरोहित है, उनको ब्रह्म बोला जाता है, ब्रह्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था अशुद्धता, व्यवसाय, गरीबी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आज जैसे नहीं था कि जात के हिसाब से, वहां पर व्यवसाय के अकॉर्डिंग था यह अस्पृश्यता। ठीक है, और आप जानते हैं कि वहां पर वही व्यवसाय, जैसे मान लीजिए जो जिस विश्वास से आता था, जो जो कार्य करता था, उसी के हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जाति व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वैदिक काल 4 भागों में व्यवस्थित था। वर्ण, जिसमें ब्राह्मण जो पठन पाठन का काम करते थे, ज्ञान देने का काम करते थे, ब्राह्मण से संबंधित थे। क्षत्रिय जो भुजाओं का कार्य करते थे, यानी युद्ध लड़ते जीतते थे। वैश्य जो है अलग व्यापार करते थे उनको, और शूद्र जो कार्य करते थे उनके लिए उपयुक्त किया जाता था। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समकालीन शासकों को पराजित किया था, अपना प्रभुत्व स्थापित किया? अंगिरस, आत्रि, भृगु और पुलस्त्य। ठीक है, तो आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें, सही विकल्प है ये भृगु। ठीक है, हम लोग जानते हैं प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समकालीन शासकों को पराजित किया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु के पौत्र एवं ऋषि जमदग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित किया था। ठीक है, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि जो परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान दिया था। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? अब देखो, मैंने जब वेदांग आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि भाई देखो, वेदांग ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा एक कौन सा वेदांग नहीं है। तो कल्प, निरुक्त, शिक्षा और जो है स्मृति, तो यही नहीं है।
बाकी ये तीनों वेदांग हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं वेदांग किसको कहते हैं? वेदांग को सही मतलब वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की। इसकी संख्या क्या है? 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष है। ठीक है, लेकिन स्मृति वेदांग के अंतर्गत नहीं आता। स्मृतियां जो है हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है, ये पद में लिखी गई है और सबसे प्राचीन स्मृति जो है वो मनुस्मृति है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जैन धर्म के संस्थापक देखो, आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ऋषभदेव। ठीक है, आप महावीर स्वामी को ना लगाएं भाई, गलती हो जाएगी। जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें जो है ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव को मतलब आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका एक अलग नाम था, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। उनके बाद परंपरा में स्वयं भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं त्रिरत्न नाम से, पंच महाव्रत नाम से, पंचशील, चातुर्याम नाम से। तो हमने जो कल टेस्ट किया हुआ था उनसे अतिरिक्त जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करने के साथ साथ 95 65 27 24 42 नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके टेस्ट और पीडीएफ ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, आप पार्टिसिपेट करें, अपनी तैयारी को इनहेंस करें। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र, अगर हम बात करें तो पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से कहाँ है, ये है आपका डी, चातुर्याम नाम से। किसके नाम से? चातुर्याम नाम से। पार्श्व जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, पार्श्वनाथ। उन्होंने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था, अहिंसा, सत्य, आस्तेय एवं अपरिग्रह। और 24वें जो तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे वो आकर के एक और 5वां महाव्रत जोड़ दिए, जिसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मचर्य। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म एवं शाक्त धर्म। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है जैव धर्म। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं। राष्ट्रकूटों ने अपने शासनकाल में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया। ठीक है, क्या बनाया? राज्य धर्म बनाया। और अमोघ वर्ष प्रथम, इंद्र चतुर्थ, कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय जैन धर्म के समर्थक थे। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, आपको बताना है किसको जो है कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में शामिल नहीं किया गया है। तो अनंत शांति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये अनंत शांति। ठीक है, अनंत शांति। अनंत काल, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय हैं। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय अवधारणा में विश्वास नहीं करता था। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहते हैं। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर डी, खुद्दक निकाय। ठीक है, क्या है? खुद्दक निकाय। तो बौद्ध संगीत में थेरी गाथा यानी खुद्दक निकाय से संबंधित स्वथिर भिक्षुणियों के गीतों का संग्रह है। खुद्दक निकाय जो कि 15 लघु ग्रंथों का संग्रह है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर डी, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 28 किलोमीटर दूर स्थित कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में। इस स्थान को कुशीनारा और कुशीवती नाम से भी जानते हैं। यहाँ कुशीनारा के मल्लों का राज्य था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? कल्लठ, कुलशेखर, रामानुज, श्रीकंठ। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये कुलशेखर। ठीक है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संतों को अलवार कहा जाता था। इनकी संख्या 12 बताई गई है। केरल के राजा कुलशेखर भी एक प्रमुख अलवार संत थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष प्रायः दैविक धर्म का पालन करते थे? तो यहाँ पर देखें, सातवाहन, इक्ष्वाक, गुप्त और वाकाटक। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया इक्ष्वाक। ठीक है, इक्ष्वाक राजवंश में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी और जबकि पुरुष क्या करते थे? वैदिक धर्म का पालन करते थे। ठीक है, इक्ष्वाक को राजवंश की महिलाओं ने बौद्ध धर्म को की नई कलाकृतियों, स्तूप आदि का निर्माण कराया। नागार्जुनी कुंडा का स्तूप इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया ये वाला
छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्णी वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। ये मूलतः मथुरा के निवासी थे। ठीक है, आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भूमाप था? ठीक है, बात हो रही है भूमाप का। तो धारक, कश, निवर्तन और विंशोपक, तो ये सही है निवर्तक। ठीक है, क्या है? निवर्तक। ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में ऊपरी दक्कन में आंध्र जो है सातवाहन राजवंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक श्रीमुख तथा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इस वंश का सबसे महान शासक था। सातवाहन शासकों ने प्रोटीन, शीशे, तांबे, कांसे के सिक्कों का प्रचलन कराया। ठीक है, और सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा का आरंभ कराया। ठीक है, और बाद में सामंतवाद का विकास हुआ और सातवाहन अभिलेखों में उल्लिखित निवर्तन शब्द भूमि माप से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? निर्याकस, आनेसिक्रिटस, डायमेकस, अरिस्टोब्यूलस। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, डायमेकस। ये आपका जो है सही विकल्प है। निर्याकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस यूनानी इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए हुए थे। बाकी ये जो है सीरियाई राजदूत था जो बिंदुसार के शासनकाल में आया हुआ था। और डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत होने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? आपको बताना है यहाँ पर अविशार, ग्लाउसाई, कठ और मत्संग। तो ये आपका है मत्संग। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। तो यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के साथ युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद अस्मक की राजधानी की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया और युद्ध में बड़ी संख्या में स्त्रियां मारी गई थी। मतलब उसने इतना निकम्मा था कि स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा। देखिए यहाँ पर संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चोलों से, पांडवों से, चेरों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है चोलों से। ठीक है, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध चोलों से था। चोल वंश की राजधानी पहले उरैयूर थी, बाद में इसे पुहार स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, तो इसको आप बिल्कुल लाइटली ना लें। ठीक है, चोल, चेर, पांड्य और पल्लव। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका पल्लव। क्या है? पल्लव। ठीक है, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञान होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। इसके पहले कोई भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हमें दक्षिण भारत से प्राप्त नहीं हुआ है। संगम शब्द का अर्थ परिषद या गोष्ठी होती है जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते हैं। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे, जिनका संकलन जो है, जिसे संकलित साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। इसमें जो है चोल, चेर, पांड्य राजवंशों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, किस चोल शासक के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडली चीन भेजा गया था? तो राजेंद्र प्रथम, राजराज, विक्रम चोल, राजा महेंद्र। आपको बताना भाई सही विकल्प है ये राजराज, क्योंकि एक बहुत ही महान शासक था। चोल शासक राजराज के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चोल शासकों के नाम कालक्रमानुसार संयोजित करना है आपको। तो यहाँ पर देखें ये 4 राजा हैं और इसके बाद यहाँ पर कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये वाला 1, 2, 4, 3। तो मतलब पहले नंबर पर राजराज प्रथम, इसका 985 से कहाँ 985 से 1014 यानी 1014 तक इसको माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें राजाधिराज का तो 1044 से लेकर के इसको 1052 तक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला नंबर आता है कुलोत्तुंग फर्स्ट का। कुलोत्तुंग फर्स्ट भैया जो है ये था आपका 1070 से लेकर के कहाँ तक का था? 1122 तक का था ये। उसके बाद फिर विक्रम चोल फर्स्ट आता है, विक्रम चोल आता है, ये जो है 1118 से लेकर के 1135 तक इसका माना जाता है। ठीक है, ईस्वी तक। तो ये इनके शासनकाल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी?
आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प यहाँ पर देखें चारों में से सही है नगरम। क्या है? नगरम। ठीक है। हम बात करें दक्षिण भारत में व्यापारियों के अनेक संघ थे। व्यापारियों के स्थानीय संगठनों की संज्ञा जो है नगरम दी जाती थी। इस प्रकार के संगठन कांची मामल्लपुरम में विद्यमान थे और व्यापारिक संगठन राजनीतिक गतिविधियों से उदासीन होकर अपना सारा समय व्यापार में ही लगाते थे। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा जो है किया था। तो सम्रांगवीर वाल पुत्र देव मार विजयोत्तुंग तुंग वर्मन और त्रैलोक्य राज्य। तो सही विकल्प क्या है? ये मार विजयोत्तुंग वर्मन। ठीक है। राजराज प्रथम ने शैलेंद्र नरेश श्री मार विजयोत्तुंग वर्मन द्वारा निर्मित चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार के निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। ठीक है। अपनी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए उसने जो है तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर की दीवारों पर अनेक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण कराया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र था? क्या था? त्याग समुद्र। ठीक है। तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष, जय विजय, सिद्धराज, विक्रम चोल। सही विकल्प क्या है भाई? सही विकल्प है आपका डी। ठीक है। विक्रम चोल। चोल शासक विक्रम चोल यानी जो कि 1118 से लेकर 1135 ईस्वी के मध्य अकलंक और त्याग समुद्र की उपाधियां धारण की थी। यह कुलोत्तुंग प्रथम का पुत्र था। इसने जो है बेंगी में चोल अधिकार की पुनः स्थापना की थी। विक्रम चोल ने राज्य में नियमित प्रशासनिक दौरे प्रारंभ किए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस गुप्त शासक को पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है, मतलब माना जाता है? तो यहाँ पर अगर देखें चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त सेकंड, श्रीगुप्त। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये समुद्रगुप्त। ठीक है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को पहली बार अभिलेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख एक प्रशस्ति है जो उसके दरबारी हरिशेन द्वारा रचित है। ठीक है। यह समुद्रगुप्त के विजय अभियान को दर्शाता है। इस पर जहांगीर का भी लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक। देखो इससे संबंधित चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है डिस्क्रिप्टिव में। आपके जितने क्वेश्चन सही हुआ करें कमेंट में आप जरूर लिख करके बताया करें। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक। हम बार बार कहते हैं कि लिखेंगे आप जो है कलम से छपेगा दिमाग से, इसलिए आपके पास अगर कलम किताब हो तो उसमें आंसर लिखिए, नहीं तो आप जो है कमेंट में लिखिए करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है तो वो है आपका सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात में शकों को पराजित किया और उसके उपलक्ष्य में उसने जो है चांदी के सिक्के जारी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी के शासनकाल में फाहियान ने भारत की यात्रा की 399 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था तंतुवाय, दंतवार, कुलिक और तैलिव। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये तंतुवाय। ठीक है। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्ट ने की थी। किसने की था? वत्स भट्ट ने की थी। मंदसौर पश्चिमी मालवा में शिवना नदी के किनारे स्थित था। इसी स्थान को आज दसोर भी कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये डी, स्कंदगुप्त। ठीक है। स्कंदगुप्त उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तक के विस्तृत भूभाग पर शासन करने वाला अंतिम महान गुप्त सम्राट था। और उसके शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल पर्णदत्त था। वह स्कंदगुप्त के पदाधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था और इसके साथ साथ वो उसकी नियुक्ति स्कंदगुप्त ने की थी। और पर्णदत्त का पुत्र चक्र पालित सौराष्ट्र प्रांत की गिरनार नगर का नगरपति था, जिसने सुदर्शन झील के क्षतिग्रस्त बांध का पुनर्निर्माण कराया और जूनागढ़ प्रशस्त में उसका उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर पुंडुवर्धन भुक्ति अवस्थित है कहाँ पर भैया? देखिए यहाँ पर चार विकल्प है, चारों में से उत्तर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम है। सही विकल्प है भैया उत्तर बंगाल में। कहाँ पर? उत्तर बंगाल में। पुंडुवर्धन का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में हुआ है। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य में पुंडुवर्धन नाम की एक भुक्ति थी जो पुंडु देश के अंतर्गत आती थी। इन ताम्रपट
लेखों से ज्ञात होता है कि समग्र उत्तरी बंगाल या पुंड देश में पुंडवर्धन भुक्त में सम्मिलित था। ठीक है, और यह 443 ईस्वी से 543 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का अंग था। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त होता है कहां से? इन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान देना। मंदसौर से, जूनागढ़ से, एरण से, सांची से। तो सही विकल्प है भैया एरण से। ठीक है, तो सती प्रथा का प्रथम जो अभिलेखीय प्रमाण गुप्त कालीन एरण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1874 से 75 ईस्वी में किया था। इस अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंगली भिक्षुओं के लिए विहार बनवाने की अनुमति दी? धर्मपाल, हर्षवर्धन, कनिष्क और समुद्रगुप्त। आपको बताना भाई सही विकल्प। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो सही है वो है आपका डी, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, तो बोध गया में सिंगली भिक्षुओं के लिए विहार बनवाने की अनुमति समुद्रगुप्त ने दी थी। समुद्रगुप्त का समकालीन सिंघल नरेश मेघवर्ण था और चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास पहाड़ों और उसके साथ साथ सहित एक दूत भेजा और गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने सिंह भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया तथा उन्हें जो अपने राज्य से बाहर निकाल दिया? कुलोत्तुंग फर्स्ट, कुलोत्तुंग सेकंड, अधिराजेंद्र और राजराज। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये वाला, कुलोत्तुंग सेकंड। देखो ये प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको पहली बार लग रहे होंगे, तो आप बिल्कुल भी धैर्य बनाए रहें और इनको उसी तरीके से पढ़ते जाएं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कुलोत्तुंग द्वितीय जो कि कट्टर शैव था, अपनी धार्मिक भावनाओं की पुष्टि के लिए उसने चिदम्बरम के सुप्रसिद्ध नटराज मंदिर के संवर्धन में प्रभुत धन संपत्ति दान किया था। उसने नटराज मंदिर के प्रांगण में स्थापित गोविंद राज की भव्य प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था और उसके धार्मिक दबाव स्वरूप रामानुजाचार्य को तिरुपति छोड़ना पड़ा था। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए तृतीय संगम हुआ था कब? आपको बताना है। अरिकामेड़ू में, एर्नाकुलम में, मदुरई में और तूतीकोरिन में। ठीक है, तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है मदुरई में। ठीक है, दक्षिण भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच अवधि को संगम काल कहा जाता है। इसमें तीसरा संगम जो कि मदुरई में हुआ था। इस संगम के भी अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। इसमें से कुछ सामग्री ग्रंथों तथा महाकाव्यों के रूप में जो है अभी उपलब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर लाइफ ऑफ हेंसांगिया ये इस तरीके से है, आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है भैया यहाँ पर आपका बी, द नेचुरल हिस्ट्री, जो कि तालमी के द्वारा बताया गया है, ये नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्लिनी एक रोमन लेखक था जिसने जो है प्रकृतिवादी दार्शनिक और सेनानायक था। द नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक इसी ने लिखा था। किसने लिखा था? प्लिनी ने, टालमी नहीं, प्लिनी ने लिखा था। बाकी ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मंडन मिश्र किसके शिष्य थे? कौन? मंडन मिश्र। ठीक है, यहाँ पर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कुमारिल भट्ट और सुरेंद्राश्रय। मंडन मिश्र जो कि कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। किसके? कुमारिल भट्ट के। ठीक है, पंडित मंडन मिश्र का जन्म 8वीं शताब्दी के मध्य मिथिला के महस ग्राम में हुआ था। बहुत रेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। वे अद्वैत वेदांती थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? विद्यापति, सूरदास, जयदेव, मीराबाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सही विकल्प है वो है आपका जयदेव। तो ये कुल मिलाकर के गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, जिसमें जो है राधा कृष्ण के श्रृंगारिक चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें काव्य कला, काम कला तथा संगीत कला समान रूप से प्रवाहित की गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 37 क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको हम लोगों ने पढ़ा, अध्ययन किया। और अभी अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। और प्राचीन इतिहास यहाँ से समाप्त होता है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग जो है वीडियोज के माध्यम से लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग जियोग्राफी से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे और भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको हम एक एक करके इस तरीके से सारे सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप व्हाट्सएप पर जो है हमसे ग्रुप में जुड़ जाएं और उसके बाद वहां पर टेस्ट और सारी चीज़ें जो हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।